जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये चार्टर एक्ट लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। सबसे पहले आप इसका बैकग्राउंड जानिए। ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप which prohibited the import of British goods into the French allies in Europe, British traders and merchants suffered. नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में, फ्रांस में और फ्रांस के जितनी भी एलाइज कंट्रीज थी उनमें अंग्रेजों का सामान नहीं बिकेगा, इसकी घोषणा कर दी। बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया, अंग्रेजों का सामान नहीं बिकेगा। अब ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स की हालत खराब कि यार सामान कहां बेचेंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण फ्रांस में अंग्रेजों का सामान बिकना प्रोहिबिट कर दिया गया। इसके अलावा फ्रेंच की जितनी भी एलाइज थी सब में अंग्रेजों का सामान नहीं बिकेगा। तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि सुनो जनाब, अब यूरोप में ना सामान बिक नहीं रहा है, और अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हम पैसा नहीं कमाएंगे। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, तुम्हें टैक्स नहीं देंगे तुम नल्ले हो जाओगे। तो इन्होंने क्या डिमांड किया कि इन्हें भी एशिया में जाकर व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। किसे? ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को। अभी तक एशिया में व्यापार करने का चार्टर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी। अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली कि और लोग भी आ रहे हैं प्राइवेट ट्रेडिंग करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा भैया मोनोपोली की धज्जियां उड़ जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का वैसे भी 1784 से बंटाधार हो चुका था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी भी तरह के ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट को हिंदुस्तान में या एशिया में व्यापार करने का अधिकार मत दीजिएगा, चार्टर मत दीजिएगा। तो कंपनी ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन भाई अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो करना था, अंग्रेजी गवर्नमेंट को। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश मर्चेंट्स को अलाउ कर दिया कि जाओ हिंदुस्तान में व्यापार करो, बट अंडर अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो ये जो चार्टर एक्ट 1813 का मेन आप जो क्रक्स कह सकते हैं वो ये है कि चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हिंदुस्तान में खत्म कर दी। ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को चार्टर दिया, लाइसेंस दिया कि जाओ हिंदुस्तान में जाकर व्यापार करो। मगर चाइना के साथ ट्रेड करने में मोनोपोली अभी भी कंपनी के पास थी, और चाय का व्यापार करने की मोनोपोली अभी भी कंपनी को दी गई थी। इसके अलावा ओपियम, गांजा, अफीम, चरसी तो थे ही सारे सब के सब, ठीक है। तो इनका व्यापार करने के लिए अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी। जो भी ब्रिटिश ट्रेडर जाएगा या मर्चेंट जाएगा हिंदुस्तान में व्यापार करने अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम चार्टर एक्ट 1813, वो चाइना के साथ व्यापार नहीं करेगा, वो चाय का व्यापार नहीं करेगा, वो ओपियम का व्यापार नहीं करेगा, नशेड़ी नहीं बनेगा। अब एक सवाल है कि इस चार्टर एक्ट का प्रोविजन क्या था। इस चार्टर एक्ट ने क्या एजर्ट किया? द क्राउन सोवेरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कि जितने भी ब्रिटिश पोजेशन गए हिंदुस्तान में, जिसका इस्तेमाल पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ, वो पूरा का पूरा किसके सोवेरेनिटी के अंडर में जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के सोवेरेनिटी के अंडर में जाएगा। मतलब जो ब्रिटेन का राजा होगा। कंपनी के रूल को 20 साल तक और बढ़ा दिया गया और इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। मगर तीन चीज में मोनोपोली दी गई: चाय में, ओपियम में और चाइना के साथ ट्रेड करने में। इसके अलावा इस चार्टर एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया कि वो लोगों से क्या कर सकते हैं? टैक्स वसूल कर सकते हैं उन लोगों से जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर में आते हैं। इस चार्टर एक्ट ने कंपनी के डिविडेंड को फिक्स कर दिया 10.5% पर एनम, and the act gave more power for the courts in India over European British subject। इस एक्ट ने जो हिंदुस्तान में कोर्ट था उनको और अधिक पावर दिया, किसके ऊपर? यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर। Another important features of this act
was to grant permission to the missionaries to come to India and engage in religious प्रोसेलिटाइजेशन। और इस एक्ट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इस एक्ट ने अंग्रेजों को, जो कि ब्रिटेन में थे, उनको परमिशन दी कि वे जाकर हिंदुस्तान में मिशनरीज खोल सकते हैं और धर्म को फैला सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। The missionaries were successful in getting the appointment of the bishop for British India with his headquarters at Calcutta in the provision of the act। और ये मिशनरीज खुली, इसका हेडक्वार्टर बना कलकत्ता में, और लोगों का कन्वर्जन शुरू होता है रिलीजियस। The act provide for the financial grant towards the revival of Indian literature and the promotion of science। हिंदुस्तान के लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए, दोबारा जिंदा करने के लिए, साइंस के प्रमोशन के लिए इस एक्ट ने फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराया, मतलब पैसा प्रोवाइड कराया। एंड इस कंपनी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानियों के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे इस एक्ट के अंडर। तो इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई और मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि जाओ हिंदुस्तान जाकर क्रिश्चियनिटी को बूम पर ले आओ। तो उम्मीद है दोस्तों ये चार्टर एक्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।